रेहान के बगल में खड़ी राजकुमारी भूमि भी इस वक्त थोड़ी परेशान दिख रही थी। उसने भीड़ में से अपनी नजरें सीधे ध्रुव की तरफ करते हुए धीमी आवाज में कहा, ऐसा लगता है कि इस लड़के के पास ऐसा कुछ है जो दोनों परिवार बेसब्री से हासिल करना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो ताबिश जी और इंद्रवदन जी कभी शिकारा परिवार जैसे ताकतवर परिवार के खिलाफ जाने का खतरनाक कदम नहीं उठाते। ये लड़का तो सच में कितना रहस्यमय है। थट, मैं क्यों इसकी काबिलियत पहले नहीं देख पाई। ये कहते हुए राजकुमारी भूमि अफसोस के साथ अपना सिर हिलाने लगी। जाहिर सी बात है कि उसे अपने पहले के बर्ताव पर अफसोस हो रहा था, जब उसने ध्रुव को सिर्फ एक मामूली रैंक 2 का हकीम समझ लिया था, और उसके बाद जैसा बर्ताव राजकुमारी ने ध्रुव के साथ किया, उसकी वजह से एक बहुत ही काबिल और ताकतवर दोस्त बनाने का मौका राजकुमारी के हाथों से फिसल गया। राजकुमारी अच्छे से जानती थी कि अगर इस मौके के बारे में उसके पिता या फिर उसकी बड़ी बहन को पता चला तो वो जरूर उसे बहुत डांटेंगे। दूसरी तरफ बख्तावर मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी मुस्कुराहट काफी बनावटी थी। फिर कुछ पल बाद उसने मजबूरी में इंद्रवदन और ताबिश की तरफ देखते हुए कहा, देखिए आप दोनों बुजुर्गों से मैं कह चुका हूं कि आज जो कुछ भी हुआ वो एक गलतफहमी थी। अगर आगे कभी इस दोस्त ने मुझे भड़काने की कोशिश नहीं की तो मैं वादा करता हूं कि मैं खुद जाकर चीजें मुश्किल नहीं करूंगा, और ये वादा मैं सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूं क्योंकि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। उसके बाद चीजें पहले जैसी हो गईं और लोग पार्टी मनाने में मशगूल हो गए। इस दौरान ध्रुव और सायरा चलते हुए हॉल के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए, जहां ध्रुव ने मुस्कुराते हुए सायरा से कहा, एक बात बताओ सायरा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम जानबूझकर मेरे इतने करीब आने की कोशिश कर रही थी, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मुझे ढाल बनाकर बख्तावर से बचना चाह रही थी। लेकिन जैसे ही सायरा को समझ आया कि ध्रुव उसके इरादों को अच्छी तरह से पहचान गया था, तो उसका चेहरा शर्म से थोड़ा लाल हो गया, जिसके साथ उसने ध्रुव से माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ करना ध्रुव, लेकिन मैं इस लड़के से सच में तंग आ गई हूँ। ये मुझे इतना परेशान करता है कि अब तो मुझे इससे थोड़ा डर लगने लगा है, और मुझे लगता है कि जब तक इसे मार नहीं पड़ेगी तब तक ये सुधरने वाला नहीं है। यही वजह थी कि मुझे इसे इस तरह समझाने की कोशिश करनी पड़ी। वैसे तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? सायरा जानती थी कि वैसे तो उसने ये खुद को बचाने के लिए किया था, लेकिन उसकी वजह से बख्तावर ध्रुव से नफरत करने लगा। इस वजह से वो ध्रुव से थोड़ा घबरा रही थी। उसकी वही घबराहट को देखकर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया, छोड़ो अब इस बात को, ये पहली बार नहीं है कि जब मुझे किसी की बेवजह नफरत झेलनी पड़ी है। और ध्रुव का जवाब सुनकर सायरा मजबूरी में मुस्कुराने लगी, लेकिन उसने ध्रुव से आगे कुछ नहीं कहा। फिर दोनों के कुछ ना कहने पर दरवाजे के पास एक अजीब सी शांति महसूस होने लगी। फिर कुछ पल बाद इस शांति को तोड़ते हुए ध्रुव ने सायरा से कहा, वैसे सायरा तुम आसपास थोड़ा घूम क्यों नहीं लेती? दरअसल मुझे इंद्रवदन जी के शरीर से जहर निकालना है। इतना कहकर ध्रुव ने देखा कि एक नौकरानी उसके ठीक सामने से गुजर रही थी और उसके हाथ में फिलहाल एक वाइन का ग्लास रखा हुआ था। तभी ध्रुव ने मुस्कुराते हुए वाइन का वो ग्लास नौकरानी के हाथ से छीनते हुए सीधे सायरा के हाथों में पकड़ा दिया, और फिर वो अपनी मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए हॉल से लगे कमरे की तरफ जाने लगा। फिर सायरा चलते हुए हॉल के पीछे बने एक दूसरे हॉल में चली गई, और फिर वो वहां से एक खंबे से टिककर चुपचाप वाइन पीने लगी। इस दौरान सायरा के दिमाग में ध्रुव का ख्याल आ रहा था कि जैसे कुछ वक्त में ध्रुव इतना ताकतवर हो गया कि बख्तावर जैसे ताकतवर योद्धा से लड़ने के काबिल हो गया था। वो इस बात को सोच ही रही थी कि अचानक से उसे एक बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई दी, सायरा क्या सोच रही हो तुम? ये सुनकर सायरा ने तुरंत पलट कर देखा कि यह आवाज थी उसके बड़े दादाजी ताबिश दरबार की, जो मुस्कुराते हुए उसके पास आ रहे थे। तभी सायरा ने हड़बड़ाते हुए उन्हें जवाब दिया, कुछ भी तो नहीं बड़े दादाजी। इतने में तबिश सायरा के ठीक सामने आकर खड़े हो गए, और फिर उन्होंने हंसते हुए सायरा से आगे कहा, कहीं तुम उस लड़के ध्रुव के बारे में तो नहीं सोच रही हो? इस पर सायरा ने तुरंत अपने बड़े दादाजी को जवाब देते हुए कहा, नहीं तो वैसे आप मुझसे सवाल क्यों कर रहे हैं बड़े दादाजी? और सायरा का सवाल सुनने के बाद ताबिश दरबार ने एक नजर आसपास देखा और फिर मुस्कुराते हुए सायरा से कहा, देखो अगर वो तुम्हें पसंद है तो तुम्हें झिझकने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल मुझे तुम दोनों के एक साथ होने से कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम्हें इस बात की फिक्र है तो। लेकिन ताबिश दरबार की बात सुनने के बाद सायरा का चेहरा शर्म से लाल हो गया, जिसके बाद उसने हड़बड़ाते हुए अपने दादाजी से कहा, बड़े दादाजी आप भी क्या बात कर रहे हैं? मैंने ध्रुव के बारे में कभी उस तरह से नहीं सोचा, वो तो सिर्फ मेरा एक अच्छा दोस्त है। इस पर ताबिश दरबार ने मुस्कुराते हुए सायरा को समझा कर कहा, अगर अब तक उसके बारे में नहीं सोचा तो फिर आगे सोच लो। देखो सायरा, तुम ये बात अच्छी तरीके से जानती होंगी कि हमारे जैसे बड़े परिवारों में जब भी कोई रिश्ता होता है तो ऐसा हजारों में सिर्फ एक बार होता है जब लड़का और लड़की दोनों रिश्ते के लिए राजी होते हैं। हमारे यहाँ रिश्तों की बुनियाद फायदों पर बनती है, इसलिए अगर तुम्हें कोई ऐसा लड़का मिलता है जिसे तुम थोड़ा भी पसंद करती हो और जिसकी हमारे परिवार से दुश्मनी ना हो, तो ये बहुत ही किस्मत वाली बात मानी जाती है। देखो मैं तुम्हें एक अंदर की बात बताता हूँ, लेकिन इसे सुनकर मायूस मत होना। ध्रुव के आने से पहले हमारे परिवार के बुजुर्ग अगर तुम्हारे लिए कोई रिश्ता चुनते तो हो सकता था कि बख्तावर का नाम सबसे पहले आता,
और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि दो बड़े परिवारों का मिलना शादी को सभी के लिए फायदेमंद बना देता है। लेकिन ताबिश दरबार की बात सुनते ही सायरा की अपने वाइन ग्लास पर पकड़ अचानक से मजबूत हो गई। वहीं सारा को इस तरह से घबराते हुए देख ताबिश ने एक आंख भरी और फिर वो सायरा की पीठ थपथपाते हुए वापस हॉल के अंदर चले गए। वहीं अपने बड़े दादाजी के वहां से जाने के बाद सायरा ने अपनी आंखें नीचे करते हुए वाइन के ग्लास को गौर से देखा और उसके खूबसूरत चेहरे पर इस वक्त एक ऐसी मायूसी छा गई थी जिसे देखकर किसी का भी दिल टूट जाए। ये मायूसी इस बात की थी कि सायरा अच्छी तरीके से जानती थी कि उसके बड़े दादाजी सच कह रहे थे। वैसे तो एक बड़े परिवार में पैदा होने के बहुत से फायदे थे, जैसे नाम, शोहरत, रुतबा वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसे परिवारों में पैदा होने की बहुत सी ऐसी बंदिशें भी थीं जिससे कोई भी मायूस हो जाए। जाहिर सी बात है कि सायरा के पास लारा की तरह किस्मत या फिर ट्रेनिंग की काबिलियत नहीं थी, और क्योंकि लारा अंबरदल में इतने ऊंचे ओहदे पर थी इसलिए वो अपनी शादी की बंदिशों को तोड़ पाई। यही वजह थी कि लारा बिना किसी डर के शौर्य महल जाकर ध्रुव से अपना रिश्ता तोड़ आई थी। लेकिन सायरा अच्छी तरीके से जानती थी कि उसके पास ऐसा कुछ नहीं था जिसके चलते वो किसी रिश्ते को मना कर पाए। यही सोचते हुए सायरा पास की सीढ़ियों पर ही बैठ गई। वही सीढ़ियों के पास ढेर सारी खुली खिड़कियां थी जिसमें से ठंडी हवाएं अंदर आ रही थी और सायरा को ठंडक महसूस कराने लगी। इस दौरान सायरा ने अपने चेहरे पर मायूसी के साथ खिड़की से आसमान में चमकते चांद की तरफ देखा और फिर उसने कुछ देर तक कुछ सोचते रहने के बाद अपनी आंखों में हौसलों के साथ खुद से कहा, अगर मैं नहीं चाहती कि मेरा परिवार मेरी जिंदगी का फैसला करे तो मुझे मेरे परिवार के फैसलों पर अपना हक साबित करना होगा। मैं जानती हूँ कि मेरे पास लारा जयान जैसी काबिलियत नहीं है, लेकिन दरबार परिवार कोई योद्धा परिवार नहीं बल्कि सौदा करने वालों का परिवार है। इसका मतलब मैं अपनी काबिलियत का इस्तेमाल कर जो चाहे वो हासिल कर सकती हूँ। सायरा जानती थी कि इतनी कम उम्र में दरबार नीलामी घर की देखरेख का जिम्मा हासिल करना कोई आम बात नहीं थी, और क्योंकि उसे लोगों को इतनी अच्छी तरह से संभालना आता था इसलिए उसकी काबिलियत पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता था। और सायरा इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी अचानक उसके पीछे एक परछाई दिखाई पड़ी जिसने धीमी आवाज में सायरा से कहा, बहुत ठंड है यहाँ पर, तुम्हें बीमार होने का कोई डर नहीं है क्या? वहीं इस जानी पहचानी आवाज को सुनकर सायरा ने तुरंत पलटकर उस मामूली से चेहरे को देखा और फिर मुस्कुराते हुए उससे कहा, क्या तुम्हारा काम पूरा हो गया? और सायरा की बात सुनकर ध्रुव ने सिर हिलाते हुए उसे जवाब दिया, हाँ पूरा हो गया। इतना कहकर ध्रुव ने देखा कि सायरा अचानक से थोड़ी अलग लगने लगी थी। इस एहसास की वजह से ध्रुव को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने महसूस किया कि फिलहाल वो सायरा से अपनी नजरें हटा भी नहीं पा रहा था। यही देखकर ध्रुव ने कुछ सोचते हुए सायरा से कहा, सायरा तुम ठीक तो हो ना? इस पर सायरा ने अपनी पलकें झपकाते हुए ध्रुव से कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं, क्यों? ये सुनकर ध्रुव ने तुरंत उसे जवाब देते हुए कहा, नहीं मैंने ऐसे ही पूछा। इतना कहकर ध्रुव ने एक बार फिर अपनी नजरें हॉल की तरफ की जहां अभी भी ढेर सारे लोग इकट्ठा होकर शोर मचा रहे थे। इस शोर को महसूस कर ध्रुव ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, बस अब मुझसे और नहीं रहा जा रहा, देखो मैं वापस जा रहा हूं, तुम यहीं रुकोगी या फिर मेरे साथ चलना चाहोगी? और ध्रुव का सवाल सुनते ही सायरा उसे चलने के लिए मना करने वाली थी, लेकिन तभी अचानक उसके दिमाग में कुछ आया और उसने ध्रुव का हाथ पकड़कर साथ चलने के लिए हामी भरी। फिर जैसे ही वो सीढ़ियों पर से खड़ी हुई तो अचानक से खिड़की के बाहर कुछ देखकर ध्रुव के चेहरे का रंग बदल गया। दरअसल ध्रुव ने देखा कि आसमान में इस वक्त दो ताकतवर शक्तियां दिखाई दे रही थीं, जिसे देखकर ध्रुव ने हैरान होते हुए खुद से कहा, युगराल, ये तो 2 दिन से गायब है, लेकिन ये किसी से लड़ क्यों रहे हैं? और ये दूसरा इंसान, बाप रे बाप, ये भी युगराल के जैसा शक्ति सम्राट है। ध्रुव अच्छी तरीके से जानता था कि वो दूसरी शक्ति भी युगराल जितनी ही चमक रही थी, जिसका मतलब था कि दोनों की ताकत बराबर की ही थी। और ध्रुव इस बारे में सोच ही रहा था कि अचानक से हॉल में से 2 ताकतवर शक्तियां तेजी से बाहर की तरफ गईं। उन शक्तियों को देखकर ध्रुव समझ गया कि वो जरूर इंद्रवदन और ताबिश दरबार थे। उन्होंने आसमान में दिखती शक्तियों को महसूस कर लिया था, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इंद्रवदन के पीछे बख्तावर और लारा भी तेजी से बाहर आने लगे और उनके चेहरों पर इस वक्त एक अजीब सी हैरानी दिखाई दे रही थी। वहीं सबके साथ ध्रुव और सायरा भी बाहर की तरफ गए। फिर बाहर पहुंचते इंद्रवदन ने चेहरे पर घबराहट के साथ ताबिश दरबार की तरफ देखा और घबराते हुए कहा, यह तो शक्ति सम्राट है। और इंद्रवदन के मुंह से ये सुनते ही लारा और बाकी लोग भी घबराने लगे। शक्ति सम्राट साम्राज्य के सबसे ताकतवर लोगों में आते थे, इसलिए जब 2 शक्ति सम्राट अचानक से आसमान में दिखने लगे तो सभी के चेहरों पर एक अजीब सी परेशानी दिखाई देने लगी। तभी इंद्रवदन और ताबिश ने एक दूसरे की तरफ देखकर कहा, चलो चलकर देख कर आते हैं। और इतना कहकर वो दोनों तेजी से आसमान की तरफ उड़ने लगे, जिसके बाद वो दोनों सीधे शक्ति सम्राटों के पास जाने लगे। जाहिर सी बात है कि वुहान शहर में इस तरह 2 शक्ति सम्राटों का आना थोड़ी परेशानी की बात थी, इसलिए वो दोनों खुद जाकर इस मामले के बारे में जानना चाहते थे। इतने में अचानक से बख्तावर के चेहरे पर एक हंसी दिखाई दी, जिसके साथ उसने खुद से कहा, क्या बात है, चलो चलकर देखते हैं इन शक्ति सम्राटों की लड़ाई। ये कहकर बख्तावर ने भी एक जोर की छलांग मारी, जिसके बाद वो तेजी से महल की छत पर पहुंच गया। ऐसा करते ही बख्तावर किसी मेंढक की तरह उछलते हुए एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग की छत पर जाने लगा।
वहीं उसके ठीक पीछे लारा, रेहान और बाकी सब लोग भी अपनी ताकत दिखाते हुए बख्तावर के पीछे पीछे जाने लगे। उनके हौसलों से साफ समझ आ रहा था कि कोई भी शक्ति सम्राटों की लड़ाई को मिस नहीं करना चाहता था। इस दौरान ध्रुव थोड़ा परेशान दिखने लगा और इस परेशानी की वजह यह थी कि युगराल कोई ध्रुव का बॉडीगार्ड होना था। जब ध्रुव अंबर दल के पास जाने वाला था, इसलिए अंबर दल जाने से पहले ध्रुव को ध्यान रखना था कि युगराल को कुछ ना हो, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो ध्रुव को अंबर दल से अकेले मुकाबला करने जाना पड़ेगा, जो उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत की वजह बन सकती थी। यही सब सोचकर ध्रुव ने सायरा की तरफ पलटकर उससे कहा, सायरा, तुम कुछ देर यहीं पर रहो और अपना ध्यान रखना, मैं जाकर देखता हूं कि आखिर हुआ क्या है। दरअसल ध्रुव भी अच्छी तरीके से जानता था कि शक्ति सम्राटों का मुकाबला कितना खतरनाक हो सकता था। इसके अलावा सायरा भी इस बात को अच्छी तरह से समझ रही थी, इसलिए उसने ध्रुव की बात मानते हुए अपना सिर हिलाया और उसे ऐसा करते देख ध्रुव ने तुरंत अपना पैर जोर से जमीन पर पटका और वो सीधे महल की छत पर पहुंच गया। ऐसा करते ही उसने तुरंत अपने पर्पल चील के पंख बाहर निकाले और सभी की नजरों के सामने वो तेजी से हवा में उड़ने लगा। वहीं सायरा ने जैसे ही ध्रुव को उड़ते हुए देखा तो उसकी आंखें हैरानी में काफी बड़ी हो गई। सायरा इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि ध्रुव उड़ना भी जानता था। दूसरी ओर जैसे ही ध्रुव छत पर से पूरी रफ्तार से शक्ति सम्राटों की तरफ उड़ा तो पास की छत पर खड़े बख्तावर ने चौंकते हुए कहा, शक्ति से बनाए पंख? इसका मतलब ये लड़का एक शक्तिमान है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? आखिर किस ताकतवर शक्ति सम्राट से मुकाबला कर रहा है युगराल, और क्या ध्रुव इस मुकाबले में उसकी मदद कर पाएगा? ये जानने के लिए आपको सुनना होगा द वन एंड ओनली आरजे रिवांश के साथ सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।